हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है और BPMKU चाहे BBU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और अगर आप चाहते हैं कि सेक पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं पार्ट 3। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ये जो हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और हम लोग जो करने वाले हैं वो है भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराएं, इससे रिलेटेड यानी जो इंडियन हिस्ट्री डाइवर्सिटी है, इससे रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाला हूं 50 MCQ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे स्टूडेंट, 200 प्लस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं एग्जाम से पहले। इन सब क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। पर शर्त है कि आप लोगों को सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक अभी जितना भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, उन सब क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से अपने कॉपी पे या अपने ब्रेन पे नोट डाउन करना है। तो गाइज आप लोग बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए सेमेस्टर 4 हो या सेमेस्टर 5, ये झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल है, जिसमें आप लोगों को सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक वो क्वेश्चन वो PDF प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से सेमेस्टर 5 में भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहें। सो डिस्टेंट चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक शेयर करें जो अभी जस्ट सेक पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देने के लिए निकलेंगे। सो गाइस हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, यानी 1 से लेकर 100 तक हम लोग कर चुके थे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है आपका, याद रखेंगे, 101 से लेकर 151 तक, ये सब क्वेश्चन का आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अशोक के विषय में सर्वाधिक जानकारी मिलती है, तो कहां से जानकारी मिलती है? अभिलेखों से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट हम लोग देखते हैं, ताकि आपके पेपर में डिस्टेंस जल्द से जल्द आप लोग क्विक रिवीजन हो सके और आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन ना छूटे। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? जो राज्याभिषेक हुए थे वो कब हुए थे? तो याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट जो होगा 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो कलिंग युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपसे पूछा है कलिंग युद्ध किससे लड़ा गया था, तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखेंगे अशोक। किसके शासनकाल में हुए थे? अशोक। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपनाया था? तो आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म को जो है अशोक ने अपनाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कलिंग युद्ध किसके शासन काल में लड़ा गया था? किससे लड़ा गया था? तो अशोक। और किसके उस समय जो है अशोक ने, जैसे अपने कलिंग युद्ध के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो लोग हैं मर गए थे, उसके बाद कौन से धर्म को स्वीकार किए थे? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ स्थित है? मैंने आप लोगों को बताया था जो तृतीय बौद्ध संगीत है, 4 बौद्ध संगीत हुआ था। इन चारों बौद्ध संगीत को आपको नोट डाउन करना है। मैं बहुत ही अच्छी तरह से बता चुका हूं, जिसमें से आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीत। जो तृतीय बौद्ध संगीत है वो याद रखेंगे आपके वैशाली में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? वैशाली में। पहला इससे पूछा जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाए किसके शासन काल में हुए थे, तो ये भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो डिस्टेंस चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किए। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के पश्चात। याद रखेंगे कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न लेकर आते हैं। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? जो अशोक के अभिलेख है वो है प्राकृति भाषा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? जो कलिंग युद्ध है वह किसने लड़ा था? सम्राट अशोक ने। किससे? सम्राट अशोक। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो डिस्टेंट वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भाग कहते हैं, जो भाग है वो किससे कहते हैं? भूमिकर को। याद रखिएगा जो भूमि का टैक्स देते थे उसे हम लोग भाग कहते थे। अगला क्वेश्चन है
अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन में मौर्यकालीन प्रमुख उद्योग थे। जो मौर्यकालीन जो है उसमें का प्रमुख उद्योग तो थे वो क्या है, इंडस्ट्री, तो भवन निर्माण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक का स्तंभ किस स्थान पर नहीं मिला है। तो अशोक का स्थान जो है वह लखनऊ में नहीं मिला है, बाकी प्रयाग, सारनाथ, कौशाम्बी तीनों जगह पे मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ सामान्यतः कितने भागों में विभाजित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 3 भागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप लोग कोई गैस पेपर खरीदे हैं, चाहे वो वर्मा हो या शर्मा हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो विद्या गैस पेपर हो, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग देकर रखे। इसीलिए स्टूडेंट उस क्वेश्चन को आपको आपने अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक लिए हैं, तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना इस बात की कि आप उस बुक को जब भी स्टडी करें, उन क्वेश्चन को आपने जो उत्तर है उसका उत्तर गूगल पे आप लोग सर्च करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मैंने बुक देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें रॉन्ग देख के रखे, क्वेश्चन सही है पर आंसर गलत है। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है, तो मौर्य प्रशासन के विषय में जो जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घूम घूम कर सूचना एकत्र करने वाले गुप्तचरों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था। तो उसे हम लोग संचारण कहते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर कहलाते थे। तो उसे हम लोग कहते थे संस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था थी। जो मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था थी उच्च कोटि की थी। याद रखेंगे किससे थे, उच्च कोटि की। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सेट 4 भी करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन बता रहा हूँ स्टूडेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, चाहे वो बीबीएम से रिलेटेड है या आप बीबीएम के यू से रिलेटेड है, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में दंड व्यवस्था है। जो मौर्य काल में है वह दंड व्यवस्था है कठोर थी। याद रखेंगे, सरल नहीं कठोर थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को अशोक ने बनाया था। तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सरल बना के रख दिए थे अशोक ने। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे। जो भारत में सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले विदेशी थे वो ईरानी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो इसका उत्तराधिकारी बना था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, किस भारतीय सम्राट ने सेल्यूकस को पूरी तरह पराजित किया था। तो वो पराजित करने वाले व्यक्ति थे कौन, अशोक। याद रखेंगे अशोक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किस भारतीय सम्राट से करवा दिए थे। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे करवा दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि समस्त हिंदी यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन थे। तो सबसे महान जो शासक थे वह है मिनांडर। क्या होगा, मिनांडर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है कि शक या सिथियन कहाँ की खनाबदोश जाति थी। तो ये जाति थी है मध्य एशिया की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे। जो कुषाण वंश थे उसका सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे, कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कौन थे, सिमुक। और इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि गांधार कला में किस देश की तकनीक का प्रभाव पड़ा था। जो गांधार कला है उसमें किस देश के कला में जो है प्रभाव पड़े थे, तकनीकी कला में प्रभाव पड़े थे। तो उस देश का आपको नाम बताना है। उस देश का नाम याद रखेंगे कौन थे, यूनानी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला ने सबसे ज्यादा किस मूर्तियों का निर्माण हुआ था। गांधार कला में सबसे ज्यादा जो मूर्तियों का निर्माण हुए थे वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके पेपर में भी इसी तरह से छपने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। महात्मा बुद्ध को किस यूनानी देवता के रूप में गांधार कला में दिखाया गया था। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो है अपोलो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मथुरा कला में इस कला का प्रभाव पड़ा था, किस कला का प्रभाव पड़े थी? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा गांधार कला का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म की जो भी टेक्निकल टीम है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। ताजुल मासिर के लेखक कौन है? जो ताजुल मासिर है इसके लेखक कौन है? तो हसन निजामी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? तबाकत ए नासिरी के लेखक होगा मिनाज उल सिराज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न है कि कौन शम्स ए सिराज आफिक की रचना की नहीं थी? जो शम्स ए सिराज थे उनमें से कौन सा ऐसा लेखक, ये जो राइटर है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो वो नहीं लिखे थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा तारिक शेरशाह है। याद रखिएगा, तारिक शेरशाही वो है जो नहीं लिखे थे। अगला क्वेश्चन आते हैं कि तारिक शेरशाह किसकी रचना है? तारिक शेरशाह जो है वो अब्बास खां के रचना थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ताजुल मासिर में किसका वर्णन नहीं है? तो किसका वर्णन नहीं किया गया वो आपसे पूछा गया बलवन का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फुतूह उस सलातिन का लेखक ख्वाजा अब्दुल मालिक इसामी किसका समकालीन था? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इब्न बतूता जो है वह अफ्रीका के रहने वाले थे। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय जलवायु, सब्जियों, फलों, भाषाओं तथा दर्शन का विवरण हुआ है? तो इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नूह सिपीहर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सैयद वंश के शासकों के बारे में जानने का एकमात्र साधन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा तारिक मुबारक शाही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है? जो हुमायूं नामा है वह किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए गुलबदन बेगम की। गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। किसके शासनकाल में दरबारी विद्वानों द्वारा इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा सी अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा फील हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी तो कर रहे हैं सिक पेपर का, पर उन्हें पता नहीं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल को वीडियो को बिल्कुल उस प्रकार के स्टूडेंट को सेंड करें जो अभी जस्ट सिक पेपर की तैयारी करके एग्जाम देने के लिए निकलेंगे। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि नुस्खा ए दिलखुश किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा भीमसेन। क्या हो जाएगा? भीमसेन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका राज्याभिषेक होते 24 जून 1206 में। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल थे वो थे 1206 से 1211 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इब्न इल्तुतमिश ने किसे अपदस्थ कर दिल्ली का गद्दी प्राप्त किया था? यानी जो इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया था जिसके कारण वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा आराम शाह। किसे परास्त किए थे? आराम शाह। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? जो इल्तुतमिश है इसकी मृत्यु हुई थी 1230 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपके सेक पेपर भारतीय इतिहास एवं परंपराएं में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास किया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से और भी क्वेश्चन करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया था? जो इल्तुतमिश है उन्होंने सर्वप्रथम कहाँ पे आक्रमण किए थे? रणथंभौर में। कहाँ पे? रणथंभौर। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा जारी मुद्राएं टाका और जितल किस धातु के बने थे? चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो डिस्टेंट आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें सेक पेपर में, ताकि हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करके क्लास सेमेस्टर 4 से रिलेटेड अच्छे कंटेंट हमें प्रोवाइड हो सके। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जब भी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी सेक पेपर सेट का 4 चाहिए, सेट पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और अगर पीडीएफ चाहें तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये हमारा टेक्निकल टीम का नंबर है, ये आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक न्यू वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।